नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 31वां भाग कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम पूरी की पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं और अभी तक 1500 प्रश्नों को हम देख चुके हैं सीरियल वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। तो अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय आपके बादशाही थौल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह आपको याद रखना है, लोकेशन पूछी जाती है। अगर बात करें, यह जो विश्वविद्यालय था ये पहले जो एचएनबी विश्वविद्यालय है उसका ही एक भाग था। एचएनबी से इसे अलग किस वर्ष किया गया? तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को एचएनबी से अलग किया गया 2010 में, यानी कि अलग इसको स्थापित किया गया। 2010 में जब इसे स्थापित किया गया अलग से, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। पूछा जाएगा श्रीदेव सुमन के नाम पर इसका नाम कब रखा गया? तो यह नाम 2012 में रखा गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वर्ष दोनों आपको पूछे जाते हैं। एक और चीज, एक करेक्शन आपको करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो एचएनबी था उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जून 2009 में दिया गया। ये जून नहीं, इसको जनवरी कर देना, ठीक है? तो ये आपको एक करेक्शन करना है कल वाले वीडियो का। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हरिद्वार के अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसे 2002 में स्थापित किया गया था। यह आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित है? तो यह जो इंस्टीट्यूट है ये आपके देहरादून में है और 2003 में इसे बनाया गया था। आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड के अंदर प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, उनको लेकर हम यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। और एक फ्रेंड ने पूछा कि इस सीरीज के अभी और कितने पार्ट्स आएंगे? तो देखिए, आपकी जो परीक्षा वाणी का हम लास्ट की ओर चल रहे हैं, कुछ पार्ट्स इसके और आएंगे जो आपके टॉपिक वाइज है। जितने वन लाइनर बनेंगे उतने पार्ट्स आपके आएंगे, लेकिन अब ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे क्योंकि हम एंड की ओर चल रहे हैं। पूरी परीक्षा वाणी को हम अभी तक कवर कर चुके हैं, आधे से कई ज्यादा कवर कर चुके हैं। तो ज्यादा पार्ट्स नहीं है, कुछ पार्ट्स अभी इसके और आने हैं। नेक्स्ट है हमारा, पतंजलि विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? पतंजलि विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मार्च 2006 में दिया गया। यह आपको याद रखना है, ठीक है? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1989 में देहरादून के जॉली ग्रांट में इसकी स्थापना हुई थी। यह आपको याद रखना है। किसने करी थी स्थापना? 1989 में स्वामी राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई और 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो दोनों याद रखने, स्थापना 89 में और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2007 में दिया गया। यह जो ट्रस्ट है इसके द्वारा जो हॉस्पिटल यहां पे स्थापित किया गया आपका, ये राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय है और राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज अगर आपको पूछेगा वो भी यही है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके रानीपुर में है, यानी कि हरिद्वार में ये स्थापित है, आपको याद रखना है। देहरादून में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन भी आई थिंक पेपर में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा गया था। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपके 2005 में बना और ये देहरादून में स्थित है। इसको लेकर एक फैक्ट याद रखना है कि 2020 से ये जो तकनीकी विश्वविद्यालय है इसका नाम वीर माधो सिंह के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है 2005 से, इसका नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? वीर माधो सिंह भंडारी। कब रखा गया? 2020 में। नेक्स्ट है, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? आपके देहरादून में है और इसे 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा,
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है यह आपके हल्द्वानी में है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी है कहां पर है? 2005 से हल्द्वानी में है। लेकिन अगर आपको पूछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसकी ब्रांच कहां पर है, तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी यानी कि जो इग्नू है वो आपके देहरादून में है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपके हल्द्वानी में है। चलिए, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय इसकी ये कहां पर स्थित है? तो जो आपका HNB उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय है ये आपके देहरादून में है और इसे 2014 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय ये कहां पर है? तो ये अल्मोड़ा में है और 2016 में इसे बनाया गया था। आज के वीडियो में भी आपको ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस देखने को मिलेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं और इनकी लोकेशन और इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट है, देहरादून स्थित ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय है यह आपके 1993 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया पूछा जा सकता है, तो इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में दिया गया था। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? जो FRI है देहरादून में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। ठीक है, FRI की स्थापना पूछी जाए तो आप सभी जानते हैं 1906 में FRI की स्थापना होती है। पेट्रोलियम और व ऊर्जा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम और ऊर्जा विश्वविद्यालय ये आपके देहरादून में है 2003 से। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तरांचल विश्वविद्यालय ये भी आपके देहरादून में है और 2013 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थापित है? NIT की अगर हम बात करें तो ये आपके श्रीनगर में है। 2009 में इसे स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, NIT कहाँ पर है? श्रीनगर में है और 2009 में इसे स्थापित किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान की बात करें तो ये आपके काशीपुर में है। अगर हम बात करें IIM की, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो IIT है वो रुड़की में है। IIM की बात करें तो ये काशीपुर में है। 2011 में इसे स्थापित किया गया और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है इसकी शुरुआत करी थी महंत इंद्रेश चरण दास ने। ठीक है, कब करी थी? 1950 में इन्होंने इस मिशन की शुरुआत करी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी या नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की बात करें तो ये आपके देहरादून में है। 1987 में इसे यहाँ पर बनाया गया था। देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देहरादून के अंदर DAV कॉलेज की स्थापना ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा 1902 में की गई। आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं, पूछा जा सकता है DAV की स्थापना किसने करी? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। किस वर्ष उन्होंने करी? तो 1902 में उन्होंने DAV की स्थापना देहरादून के अंदर करी। नेक्स्ट है हमारा, CR दास द्वारा दून कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, दून कॉलेज या दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है और इसके संस्थापक थे CR दास। हालांकि इनका नाम था चितरंजन दास, लेकिन यह अपना जो शॉर्ट फॉर्म था CR दास लिखते थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना 1935 में करी थी, ये आपको याद रखना है। और यह आपके भारत का एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देहरादून में सेंट जोसेफ अकादमी की स्थापना की गई थी। तो देखिए, देहरादून के अंदर ये जो सेंट जोसेफ एकेडमी है काफ़ी प्रतिष्ठित एकेडमी है ये। यहाँ से अभी तक भारत के जो 3 नौसेना अध्यक्ष हैं यहाँ से बने हैं। ठीक है, 3 नौसेना अध्यक्ष इस अकादमी से निकले हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सेंट जोसेफ एकेडमी 1934 में इसे बनाया गया था और यहाँ से अभी तक कितने नौसेना अध्यक्ष निकले हैं? 3 निकले हैं। कौन कौन हैं? सुशील कुमार हैं, विष्णु भागवत हैं, विजय सिंह शेखावत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
रुड़की स्थित केएल पॉलिटेक्निक की स्थापना कब की गई थी? रुड़की में जो केएल पॉलिटेक्निक है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। उत्तराखंड के अंदर जितने भी पॉलिटेक्निक है उसमें सबसे बेस्ट अगर माना जाता है वो केएल पॉलिटेक्निक को माना जाता है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। कहां पर है? रुड़की के अंदर ये स्थित है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपके सुद्धोवाला देहरादून में है। देखिए, सुद्धोवाला के अंदर जो पॉलिटेक्निक था उसी को अब महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सुद्धोवाला जो पॉलिटेक्निक था उसी को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया और ये उत्तराखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, अभी हम आज के वीडियो में हम पहले यूनिवर्सिटी इनको देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं। इसके बाद हम भाषा को लेकर के भी जो आपका चैप्टर है उसके भी वन लाइनर्स को देखेंगे। तो आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पे कवर होंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम कहते हैं एम्स। ये कहाँ है? पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऋषिकेश में है। उत्तराखंड में एम्स कहाँ पर है? सभी जानते हैं ऋषिकेश में है। 2004 में इसका काम शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ। 2012 में एम्स बनकर तैयार हुआ और 2014 से इसने कार्य करना शुरू करा। ये तीनों वर्ष आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है राज्य का पहला पैरा मेडिकल व कैंसर हॉस्पिटल कौन सा है? उत्तराखंड का पहला पैरा मेडिकल और कैंसर हॉस्पिटल, इसका नाम है डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल। कहां पर है? हल्द्वानी में ये स्थित है, यानी कि नैनीताल जनपद में स्थित है। दोनों बातें याद रखनी है। पहला, आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल की लोकेशन पूछेगा डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल कहां है? हल्द्वानी में है और ये उत्तराखंड का पहला पैरामेडिकल और पहला कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, इसको लेकर कुछ वर्ष हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला वर्ष है 1997। 1997 में ये जो हॉस्पिटल है इसे चिकित्सालय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1997 में एक चिकित्सालय के रूप में। 2004 में इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में बना दिया गया, यानी कि उसका दर्जा इसे दे दिया गया। मेडिकल कॉलेज कब बना दिया गया? इसे 2004 में। और 2010 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय है ये आपके देहरादून में है। 2013 में इसे बनाया गया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज ये आपके श्रीनगर में है। 2008 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा राज्य में प्रथम नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तराखंड के अंदर जो पहला नर्सिंग कॉलेज बनाया गया ये 2010 में बनाया गया और इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। तो दोनों आपको याद रखना है, लोकेशन भी और स्थापना भी। ये हमने यहाँ पर जो प्रमुख विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, उनके बारे में देखा। अब हम भाषा वाला जो चैप्टर है, भाषा वाला जो टॉपिक है, इनके प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में यहाँ पे देखेंगे। अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखें तो नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से नोट्स बनाने हैं, किन किन टॉपिक्स को लेकर नोट्स बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेंगे। और अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारी परीक्षा वाणी की चैप्टर वाइज सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान इसकी स्थापना 2009 में की गई। हालांकि कहीं कहीं पर 2010 भी देखने को मिलता है, तो आपको इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो 2009 और 2010 दोनों आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड भाषा संस्थान। नेक्स्ट है उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड हिंदी अकादमी ये 2009 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड हिंदी अकादमी कब बनी? 2009 में। और 2011 में इस अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया। दोनों बातें आपको पूछी जाती हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी के प्रथम डीलेक्ट थे। ठीक है, ये आपको पता है। इनके नाम जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है इसके साथ कब जोड़ा गया? तो इनका नाम इनके साथ, इस अकादमी के साथ 2011 में जोड़ा गया।
दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहाड़ी हिंदी को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? देखिए, पूर्वी हिंदी, मध्य हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो जो पहाड़ी हिंदी है इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पहाड़ी में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग में आता है? तो अभी हमने देखा पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। जो उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, वो दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? मध्य पहाड़ी हिंदी। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा है? देखिए, त्रिलोचन पांडे, यह आपको पूछा जाता है इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो त्रिलोचन पांडे एक भाषा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने कुमाऊनी को कुल कितने वर्गों में बांटा? इन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा। पूछा जा सकता है किसने बांटा, कितने वर्गों में बांटा, या इनका संबंध किससे है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग थे? तो इन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्ग, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, 4 वर्गों में और 12 बोलियों में इन्होंने कुमाऊनी को बांटा है। ठीक है, 4 वर्ग और 12 बोलियों में इन्होंने कुमाऊनी को बांटा। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। नैनीताल से लगा हुआ जो काली कुमाऊं का क्षेत्र है, यहां पर कुमैया भाषा या कुमैया बोली बोली जाती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि इन्होंने 12 बोलियों में बांटा है, तो उन्हीं में से एक है आपकी कुमैया। किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? कौन सी बोली है जिस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? तो वो है आस्कोटी बोली। पिथौरागढ़ का जो आस्कोट क्षेत्र है वहां पर यह बोली जाती है और उन्हीं 12 बोलियों में से एक है जिसे त्रिलोचन पांडे ने बांटा है। ठीक है, तो कौन सी बोली है जिसके ऊपर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? वो है आस्कोटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के दक्षिण भाग में गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। तो अल्मोड़ा का जो दक्षिणी भाग है वहां से लेकर गढ़वाल की सीमा तक कौन सी बोली बोली जाती है? तो पछाई बोली यहां पर बोली जाती है। नेक्स्ट है, किस बोली पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है? देखिए, नेपाली भाषा का प्रभाव अस्कोटी पर दिखाई देता है और तिब्बती भाषा का प्रभाव जौहारी पर दिखाई देता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये दोनों की दोनों कौन सी बोलियां हैं जो त्रिलोचन पांडे ने 4 वर्ग और 12 में बांटा है, 12 बोलियों में बांटा है, उन्हीं में से ये है। तो आपको पूछेगा नेपाली भाषा का प्रभाव, आप बताएंगे अस्कोटी। तिब्बती भाषा का बोलेगा तो आप बताएंगे जौहारी। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं व गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो मझ कुमैया यहाँ पर बोली जाती है। आपको पूछा जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो मझ कुमैया बोली बोली जाती है। टनकपुर से काशीपुर तक कौन सी बोली बोली जाती है? तो टनकपुर से काशीपुर तक बोली जाती है बावरी बोली। ये आपको याद रखना है, आई थिंक पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, गुमान ज्योति पत्रिका किसकी है? तो यहां जो पत्रिका है गुमान ज्योति, इसके संपादक कौन थे या किसकी पत्रिका है? पूछा जा सकता है, परीक्षावाणी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। गुमान ज्योति पत्रिका है योगेश चतुर्वेदी की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का पहला तिथि युक्त नमूना किसे मानते हैं? देखिए, महेश्वर जोशी के द्वारा कुमाऊनी भाषा का पहला तिथि युक्त नमूना वो मानते हैं दिगांस अभिलेख को। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊनी भाषा का पहला तिथि युक्त नमूना किसको माना जाता है? दिगांस अभिलेख को। यह अभिलेख पिथौरागढ़ से मिला है और किसने माना है? महेश्वर जोशी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊनी में लिखित साहित्य कब शुरू हुआ था? कुमाऊनी में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है 1800 ईस्वी के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1790 में किसका जन्म होता है? गुमानी पंत या लोकरत्न पंत का जन्म होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। तो कुमाऊनी के आदि कवि, प्रारंभिक कवि ये माने जाते हैं लोकरत्न पंत, जिनका नाम है वैसे गुमानी पंत। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि या यूं कहें आदि कवि किसे माना जाता है, तो ये गुमानी पंत को माना जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। कुमाऊनी बोली के पहले भाषा वैज्ञानिक थे गंगादत्त उप्रेती। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुमाऊं की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं कौन सी हैं। कुमाऊं की सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो लोक गाथा है वो है मालूशाही और रमौल। ये दोनों आपको याद रखनी है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश विद्वानों द्वारा गढ़वाली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। देखिए अधिकांश जो विद्वान हैं उनका कहना है कि जो गढ़वाली भाषा है इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों का मानना है कि जो गढ़वाली बोली है इसकी उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुई है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर का मानना क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश से गढ़वाली की उत्पत्ति हुई है। किसने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना था। तो गढ़वाली बोली को या गढ़वाली भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप माना था मैक्स मुलर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैक्स मुलर की एक किताब है साइंस ऑफ लैंग्वेज। इस किताब में मैक्स मुलर ने गढ़वाली को प्राकृत भाषा का ही एक रूप माना था, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में किसने बांटा है। तो बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है गियर्सन ने। कुमाऊनी को किसने बांटा था 4 वर्गों और 12 बोलियों में, वो बांटा था त्रिलोचन पांडे ने। गढ़वाली को 8 भागों में किसने बांटा है, गियर्सन ने बांटा है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने किस क्षेत्र के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा कहते हैं या मानते हैं। तो वो है टिहरी और श्रीनगर। टिहरी और श्रीनगर के आसपास का जो इलाका है यहाँ पे जो गढ़वाली बोली जाती है उसे मानक गढ़वाली भाषा माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज का आज हमने 31वां भाग यहाँ पर देखा। 1550 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे आज के वो फैक्ट बेस पर थे, जिसमें केवल आपको साल याद रखना था, लोकेशन याद रखना था। तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझाने को नहीं थी। फिर भी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, मैंने कोशिश की आपको मैं यहाँ पे बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। और फिर से मैं कहूँगा इस सीरीज़ के अब आपकी ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, 31 पार्ट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो आपका भाषा वाला चैप्टर है हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से आपके जितने और वन लाइनर बनेंगे उस हिसाब से आपकी वीडियोज़ अभी काउंट होंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम पार्ट हम परीक्षावाणी का वन लाइनर के रूप में इन 1500 क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।